बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। रियल एनालिसिस 2 में जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने एक चैप्टर नंबर 4 यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। मैं लास्ट लेक्चर में किसी सीरीज़ ऑफ फंक्शन की जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है उसको विस्ट्रस एम टेस्ट के ज़रिए किस तरह आप चेक करते हैं वो मैं बता चुका हूँ। आज जो है ये हमारा एक शॉर्ट लेक्चर है जो कि बेस है हमारे आने वाले लेक्चर की। हम नेक्स्ट लेक्चर में एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट जो है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन दोनों टेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं, तो उसके मतलब मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो वो चीज़ क्या है देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जो चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है और वो जो चीज़ आपके आने वाले लेक्चर्स में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा वो है जी हमारी मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन वर्सेस टू मोनोसिटी ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यहाँ पर मैंने सॉरी गलत लिखा, मोनोटोनिसिटी आना था। मतलब एक तरफ आपका फंक्शन जो है उसकी मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं और दूसरी तरफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है उसकी मोनोटोनिसिटी किस तरह चेक की जाती है। मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स इस मामले में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। वो जो फंक्शंस की मोनोटोनिसिटी चेक करने का तरीक़ाकार है, जो क्राइटेरिया है, वो समटाइम मैंने देखा है कि वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं और जिससे रिज़ल्ट जो है वो उनका गलत हो जाता है। तो मैंने कहा चलें यहाँ पर सबसे पहले एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट में ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, उसको प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट वीडियो बना दी जाए। देखें जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा जी, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी से आर इज़ कॉल्ड। अब मोनोटोनिसिटी में देखें यहाँ पर हमने चार तरह की फंक्शंस के मतलब पढ़ना होता है, चार तरह की नेचर है। एक फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, नॉन इंक्रीजिंग हो सकता है, नॉन डिक्रीजिंग हो सकता है। अगर एक फंक्शन चारों में से किसी एक कैटेगरी में आए तो हम कहते हैं वो मोनोटोनिक कहलाता है। तो मैंने लिखा है कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, या सिंपली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं अगर एफ ऑफ x1 का आंसर एफ ऑफ x2 से बड़ा है जबकि x1 बड़ा है x2 से। मतलब बड़े नंबर पर आंसर बड़ा और छोटे पर छोटा, तो ऐसी सूरत में आपका फंक्शन कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ऐसा हो कि आपके पास छोटा नंबर x1 है और बड़ा x2 है, लेकिन इसमें जो फंक्शन के आंसर हैं वो उलट हैं, यानी एफ ऑफ x1 का आंसर एफ ऑफ x2 से बड़ा है जबकि x1 छोटा है x2 से, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि फ़ंक्शन जो है वो आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर एक फ़ंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मेरे पास जो रेंज है वो है आप 0 से 5 तक। मैंने चेक करना है क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या नॉन इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है। आप यहाँ पर देखें कि आप एक छोटा नंबर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 1 ले लेते हैं। आपने एफ ऑफ 1 का आंसर निकाला, 1 का स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 1। अब मैं कहता हूँ आप एक्स इज़ इक्वल टू 5 ले लें, 4 ले लें, 2 ले लें। अब आप दोबारा आंसर निकालें, आंसर आएगा 25। अब आपका 1 छोटा है 5 से और एफ ऑफ 1 भी छोटा है एफ ऑफ 5 से। अगर तो ये साइन एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर लेस देन है यहाँ भी लेस देन आ गया, तो ऐसी सूरत में अगर ये कंडीशन हो कि छोटे पर आंसर छोटा, बड़े पर आंसर बड़ा, तो ऐसी सूरत में हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो लिहाजा ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल 0 to 5। लेकिन अगर ऐसा हो कि यहाँ पर ये साइन ऑपोजिट हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो डिक्रीजिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, और इंटरवल मैंने ले लिया x बिलोंग टू π/2 से लेकर पाई। अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पर f ऑफ π/2 पर आंसर निकालें 90 पर, तो साइन 91 होता है, और अगर मैं कहूँ f ऑफ पाई पर आंसर निकालें तो वो 0 आएगा। अब देखें आपका एंगल 90 डिग्री π/2 छोटा है पाई से, ठीक है, लेकिन f ऑफ π/2 का जो जवाब है वो बड़ा है f ऑफ पाई से। तो अब जो कि ये साइन ऑपोजिट हैं,
तो ऐसी सूरत में ये जो फंक्शन है ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ओवर दिस क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किसी फंक्शन की चेक करने का तरीकाकार। उसके बाद मैंने आगे लिखा है एंड इन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और अगर डेरिवेटिव टेक्निक से आप इस्तेमाल करें तो हम कहूँगा फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग होगा अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, और डिक्रीजिंग होगा अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए। तो ये तो हो गया आपके पास फंक्शन की मोनोटोनिसिटी को चेक करने का तरीकाकार। अब आगे मैं चलता हूँ फंक्शन की सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की मोनोटोनिसिटी किस तरह चेक करते हैं। आगे मैंने लिखा है जी वेयर एज आ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एन एक्स। अब यहाँ पर ये देखें एफ एन एक्स के ऊपर मैंने ये करली ब्रैकेट्स लगाई हैं ये आपके पास, तो ये आपके पास जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये खाली फंक्शन नहीं है। एफ एन एक्स के ऊपर ब्रैकेट लगी है, ये सारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ओवर दी क्लोज इंटरवल ए बी इज़ कॉल्ड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ़। अब यहाँ पर जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा वो आप यहाँ पर ये तरीकाकार है कि आप जानते हैं एक सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग कहते हैं अगर उसकी n+1 टर्म जो है हर अगली टर्म का आंसर पिछली टर्म से बड़ा हो। ऐसे ही हमने पढ़ा ना। मिसाल के तौर पर मैं इसे आसान करके सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के मुतालिक बात करता हूँ। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में आपने पढ़ा था अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जिसकी nth टर्म an है, आप कहते थे कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग करेगा अगर हर पिछली टर्म का जवाब अगली टर्म से छोटा हो, a1 छोटा हो a2 से, a2 छोटा हो a3 से, a3 छोटा हो a4 से, अप टू सोन चलता जाए। an छोटा होगा an+1 से और अप टू सोन चलता जाएगा, यानी हर नेक्स्ट टर्म का आंसर पिछली टर्म से छोटा हो। तो ऐसी सूरत में इस सीक्वेंस को आप इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो यही सेम टेक्निक यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर आपके पास मैंने लिखा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा अगर फंक्शन का जो n+1 टर्म है उस पर उसका आंसर nth टर्म से बड़ा आएगा, या दूसरे अल्फाज में अगर इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें तो इन दोनों का डिफरेंस 0 से पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर इसको डिवाइड कर लिया जाए तो इन टर्म ऑफ डिवीजन इसका आंसर ग्रेटर दैन 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है उसको हम कहेंगे कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाता है। और अगर यही काम आपके पास इस तरह हो कि अगर हर अगली टर्म का आंसर पिछली टर्म से छोटा हो, यानी n+1 टर्म का आंसर nth टर्म से छोटा हो, तो ऐसी सूरत में आप कहेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, या ये डिफरेंस लेस देन 0 होना चाहिए, या जो कोशेंट है ये लेस देन 1 आना चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें सीक्वेंस, ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर an लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दी nth टर्म, दिस इज़ कॉल्ड दी nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक होगी बात ये। इन दी सिमिलर वे जब मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये ब्रैकेट है इसके अंदर मैं लिखूँगा f(n(x), तो दिस इज़ आल्सो nth टर्म, बट दिस nth टर्म इज़ अ nth टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की nth टर्म है ये सीक्वेंस ही, लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की nth टर्म कहलाएगी यहाँ पर। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए जो मोनोटोनिसिटी का तरीकाकार है वो वही है जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। लेकिन बस इसमें एक चीज़ अब ख्याल आपने रखनी है कि स्टूडेंट मिक्स कहाँ से करते हैं। स्टूडेंट मिक्स यहाँ से करते हैं जनाब कि यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर जो मोनोटोनिसिटी का तरीकाकार इस्तेमाल किया इसमें मैंने कहीं पर भी डेरिवेटिव टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। अब बच्चे के जहन में कन्फ्यूजन ये होती है कि चूँकि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, f(n(x) जो है वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, तो वो क्या करता है इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए इसका डेरिवेटिव ले लेता है। डेरिवेटिव लेता है वो लेस देन 0 आया था कहेगा जी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिक्रीज़ कर गया, अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो कह देगा जी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इंक्रीज़ कर दिया। ये चीज़ गलत है। ये मोनोटोनिसिटी जो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की है ना वो इस तरीके से नहीं चेक की जा सकती। अगर ऐसे करेंगे तो फिर आपके पास गलत आएगा। अब यहाँ पर मैं चंद एक एग्जांपल्स इसके मुतालिक डिस्कस करता हूँ, उसको ज़रा देखिएगा। लेकिन पहली मैंने एग्जांपल लिखी है, मैंने कहा जी इफ़ f आपके पास एक फंक्शन है 0 से r की तरफ, यानी रियल वैलिड फंक्शन है, सच डैट कि f ऑफ x जो है वो x की पावर n के बराबर है, इज़ अ रियल वैलिड फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल 0 to 1। चेक वेदर f ऑफ x इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फंक्शन को इस वक्त इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ एज अ फंक्शन हेयर, तो फंक्शन कंसीडर किया है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर नहीं किया। आपको याद होगा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ना ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आप अभी ये फर्स्ट लेक्चर ये देख रहे हैं तो फिर शायद आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि पीछे मैंने 4 लेक्चर जो है इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। इन चीज़ों को समझने के लिए आपको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट होना चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे फंक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, वी यूज़ डेरिवेटिव अप्रोच। यहाँ पर हम इसकी डेरिवेटिव अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर चेकिंग मोनोटोनिसिटी ऑफ अ गिवन फंक्शन। सो हेयर फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लिया, पावर भी लगा दिया n इंटू एक्स की पावर n-1। आप यहाँ से x कोई भी नंबर रख लें 0 से 1 के दरमियान, इसका आंसर आप यहाँ पर x 0 रखेंगे, आंसर इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब x नॉन ज़ीरो होगा लेकिन 0 से 1 के दरमियान कोई भी नंबर रखेंगे, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आपके फंक्शन का पहला डेरिवेटिव आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि फंक्शन हमारा नॉन डिक्रीजिंग है। देखो जी, खाली इक्वल टू 0 खाली ग्रेटर देन 0 का मतलब है फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन जब आप कहते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दिस मीन्स इंक्रीजिंग प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इंक्रीजिंग प्लस कॉन्स्टेंट को इकट्ठा करें, दिस विल बिकम नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है डिक्रीज नहीं कर रहा, तो डिक्रीज नहीं कर रहा तो इसका मतलब या फिर इंक्रीज कर रहा है या स्टिल कांस्टेंट है। तो लिहाजा ये अगर इसको मैं एज अ फंक्शन कंसीडर करता हूँ तो ये मेरे पास फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है। अब अगली बात रखो से देखिएगा, एग्जाम्पल 2 मैंने कहा इफ़ आप एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन और विद दिस ब्रैकेट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन गया है और इंटरवल वही है जिसके ऊपर ये डिफाइंड है। चेक वेदर दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो, अगर इसके ऊपर एक बच्चा, अब किया क्या है मैंने, सिर्फ इतना फ़र्क किया है, यहाँ पर एफ एफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर एफ एन एक्स लिख दिया है। अब अगर एक बच्चा इसके ऊपर डेरिवेटिव टेक्निक इस्तेमाल करता है तो डेरिवेटिव यही आएगा, इसका और क्या आना है, ठीक है। अब वो डेरिवेटिव टेक्निक इस्तेमाल करेगा तो यही आंसर आएगा और रिजल्ट क्या निकलेगा, जाहिर सी बात है दिस इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसको इस्तेमाल करते हैं जो सीक्वेंस का क्राइटेरिया उससे, फिर देखते हैं कि आंसर किस तरह का निकलता है। ये जी मैंने लिखा है इफ़ एन हेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। इसकी n+1 टर्म निकलाएगी एक्स की पावर n+1। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन निकाल लिया, यानी एफ एन प्लस वन को एफ एन पर डिवाइड कर लिया, यानी n+1 टर्म को nth टर्म पर डिवाइड किया। ये आ गया एक्स की पावर n+1 ओवर एक्स की पावर n। यहाँ से एक्स की पावर n से कट जाएगी, बाकी रह जाएगा x। आपका x 0 और 1 के दरमियान है, इसका बड़े से बड़ा आंसर 1 हो सकता है और बाकी तमाम आंसर 1 से छोटे हैं, तो मैंने लिखा x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब ये सारा जो क्वेश्चन आपके पास है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये n+1 लेस देन आ जाएगा, लेस देन इक्वल आ जाएगा एफ एन से, ठीक है, एफ एन से। तो अब यहाँ पर मुझे बताओ कि अगर n+1 टर्म छोटी हो nth टर्म से तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दिस इज़, हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन इंक्रीजिंग, ठीक है। ये आपके पास नॉन इंक्रीजिंग है और नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है कि ये डिक्रीजिंग है प्लस कांस्टेंट है। जबकि जब हमने डेरिवेटिव अप्रोच से इसको किया था तो फंक्शन होने के नाते ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस होने के नाते ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अब यहाँ पर बस यही मिस्टेक है, बच्चा यहाँ पर सिर्फ क्या करता है, डेरिवेटिव अप्रोच इस्तेमाल करके इसका डेरिवेटिव निकाल लेता है और बाद में कहता है जी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कर गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैंने आपको बता दिया मिस्टेक कहाँ से होगी आपकी, ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट है जी, आपके पास एक और एग्जांपल मैंने समझाने के लिए ली है। मैंने कहा जी अगर ये आपके पास एफ एन एक्स को एक्स की पावर n ओवर 1 प्लस एक्स एन इसको कंसीडर कर लिया जाए रियल वैल्यूड फंक्शन, तो तब भी आपने इसकी मोनोटोनिसिटी का बताना है कि ये इंक्रीजिंग करेगा या डिक्रीज़ करेगा। और अगर इसको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेट कर लिया जाए तो फिर बताइएगा कि इसकी मोनोटोनिसिटी किस तरह की है। ले जी मैंने लिखा है कि व्हेन आप इसको रियल वैल्यूड फंक्शन लेट कर लेते हैं तो इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे, इस पर क्वेश्चन जो लगाएंगे, आप क्वेश्चन जो लगाएंगे तो फाइनल आंसर इसका ये आ जाएगा। जब यहाँ पर x 0 होगा तो सारी चीज़ 0 हो जाएगी, और अगर x 0 से हटकर कोई लगाएं और n कुछ भी रख लें, n हमारा यहाँ पर नेचुरल नंबर है लेकिन ये इक्वल टू 1 अगर आप लगाते हैं, n इज इक्वल टू 1 मैंने नहीं लिया, n इज ग्रेटर देन 1 इसलिए लिया है। अगर आप यहाँ पर n 1 रखते हैं तो ये ऊपर बन जाएगा 1 - 1 0, और इधर x भी 0 रख लें तो 0 के और 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, इसलिए मैंने फॉर द सेफ साइड यहाँ पर n 1 से बढ़ा लिया। अब n 1 से बड़ा नेचुरल नंबर कोई भी यहाँ पर रखें और x यहाँ से उठाएं तो आपका तमाम आंसर जो है वो पॉजिटिव आएंगे। 0 सिर्फ तब आएगा जब इक्वल टू 0 है, तो आपका ये फंक्शन जो है वो क्या है, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, इट मीन इंक्रीजिंग है। लेकिन इक्वल टू 0 होने का मतलब इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट है। फाइनली दिस इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसी को मैंने कहा कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर की शक्ल में ले जाएं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर लिया, अब यहाँ पर मैं सीक्वेंस का क्राइटेरिया इस्तेमाल करने लगा, मैं डेरिवेटिव टेक्निक नहीं इस्तेमाल कर रहा। मैं बताया कि डेरिवेटिव टेक्निक आप इस पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, करेंगे तो गलत होगा। मैंने इसकी n+1 टर्म में से इसकी nth टर्म को माइनस कर दिया, इसकी n+1 टर्म आएगी x की पावर n+1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर n+1, ये आ गई। इसमें से इसकी nth टर्म को माइनस कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये आ जाएगा x की पावर n+1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n+1।
इसको अब ऊपर से यहाँ से एक्स की पावर एन, यहाँ से एक्स की पावर एन कॉमन निकाल लिया, इधर रह गया एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन, और नीचे ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ आके डिनोमिनेटर। अच्छा, यहाँ पर इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, आ जाएगा एक्स प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन। ये एक्स की पावर एन प्लस वन, ये एक्स की पावर एन प्लस वन से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा ऊपर एक्स माइनस वन। और नेक्स्ट पेज में क्या होगा जी, ले जी, अब यहाँ पर पहुँच गए हैं आप, तो ये बनेगा एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, सॉरी एक्स माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करें, आपका एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 के दरमियान है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 है। आप यहाँ पर एक्स 1 रखेंगे तो फिर ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर आपका एक्स 1 से छोटा है, 1 से छोटा रखेंगे, ये तमाम आंसर ऊपर का ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, बाकी तमाम आंसर पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आ जाएगी आपके पास लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि ये जो डिफरेंस है ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, और इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो n प्लस 1 टर्म छोटी आ गई nth टर्म से, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग है, और इक्वल टू जीरो होने की वजह से डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट, और फाइनली ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ जाएगा आपके पास। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की मोनोटोनिसिटी और फंक्शन, सिर्फ फंक्शन की मोनोटोनिसिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो आपने ज़रा इसकी केयर करनी है, आप यहाँ पर डेरिवेटिव अप्रोच वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।